रेडी। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय राष्ट्रीय गतिविधियों के अनेक पक्षों से संबद्ध होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि यह वाद विवाद होगा और अनेक क्षेत्रों का स्पर्श करेगा। माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों का वर्णन किया है। उन्होंने अनेक त्रुटियों और कमियों की ओर ध्यान दिलाया है। मान्यवर, मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई यह अनुभव करता हो कि हमारे जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां सामंतवाद और उपनिवेशवाद का बोलबाला रह चुका है, हमारी समस्याएं बहुत बड़े आकार प्रकार की होंगी। विकास की गति बढ़ जाने पर कुछ समस्याएं अपने आप समाप्त होनी आरंभ हो जाएंगी, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं तो हल हो जाती हैं और शेष कठिनाइयां पुनः उग्र रूप धारण करके उठ खड़ी होती हैं। इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि वे प्रश्न विशेष तौर पर हमारे यहाँ ही उठ रहे हैं। हम जानते हैं कि तेजी से होने वाले शहरीकरण से अन्य देशों में भी अपराध और हिंसा बढ़ रही है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह नहीं सोचेंगे कि मैं अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों से बचना चाह रही हूँ। मैं उनके बारे में पूरी तरह सजग हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि माननीय सदस्य हमारी समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखें और यह न भूल जाएं कि हमारे लिए यह सामान्य समय नहीं है। हमारे कार्यक्रमों और हाल के चुनावों ने, जिनका उल्लेख कई माननीय सदस्यों ने किया, लोगों में परिवर्तन की आकांक्षा जगा दी। लेकिन जैसे ही हम तेजी से विकास की दिशा में बढ़ने वाले थे, हमें अपनी पूर्वी सीमा पर दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिनके कारण हमारे संपूर्ण प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा है। इसलिए आशा और निराशा के क्षेत्र साथ साथ देखे जा सकते हैं, और जब निराशा की भावना का गलत लाभ हिंसा के प्रचार प्रसार के लिए उठाया जाता है, तो हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। मैं जानती हूँ कि हिंसा के कई रूप होते हैं और वह कई तरह की जड़ों से फूट निकलते हैं। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, यह समस्या केवल भारत में ही नहीं पाई जाती, साथ ही हमारा एक विकासशील समाज है और विकास की अपनी कठिनाइयों और तनाव होते हैं। हमारा यह विश्वास नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति को पुलिस संभाल सकती है या हिंसा का सामना प्रतिहिंसा से ही किया जा सकता है। इसके विपरीत जिस सीमा तक भारत में हिंसा के सामाजिक आर्थिक कारणों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें दूर किया जा सकता है, हम पूरा जोर लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंसा जानबूझकर भड़काई जाती है तो वह एक अलग किस्म की होती है। उसका सामना हम अपनी पूरी ताकत से करने के लिए कृत संकल्प हैं और कानून तथा व्यवस्था की शक्तियों को इस दिशा में सक्रिय होना है। अगर कुछ गुमराह समूह अपनी खतरनाक कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं, तो उनकी चुनौती का सामना करने के लिए पुलिस दल को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी संभव अवसरों पर स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी विशेष दल के विरुद्ध नहीं हैं,
लेकिन मेरा यह विचार अवश्य है कि हम लोगों को राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। मैं मानकर चलती हूँ कि हम लोग लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं, जिसके अंतर्गत काम करने के कुछ विशेष ढंग होते हैं और सभी नागरिकों के समान अधिकार माने जाते हैं। जहाँ तक मैं सोच पाती हूँ, लोकतंत्री ढंग से काम करके सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने और हिंसा की राह अपनाने के बीच कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। अगर हिंसा का स्थान बातचीत द्वारा समस्याओं के समाधान की खोज ले सकें, तभी हम सभी पार्टियों, ग्रुपों और व्यक्तियों से अपील कर सकते हैं कि वे गंभीरता से विचार करें कि क्या हमारे देश में हिंसा का सहारा लेकर कुछ भी उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल को गंभीरता से यह छानबीन करनी है कि क्या लोकतंत्र में उसकी आस्था स्थायी है और लोकतंत्र को हिंसात्मक तरीकों से कमज़ोर बनाने के लिए महज एक चाल नहीं है। क्या संसद में जिन पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है वे आपस में झगड़ने और एक दूसरे को दोषी ठहराने की बजाय क्या मिलकर इस हिंसा को और इसमें विश्वास करने वालों को चुनौती नहीं दे सकती? बहुत से सदस्यों ने स्वतंत्रता के बाद से पुलिस बजट में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। यह वृद्धि केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कारण ही नहीं हुई है। छठे दशक के आरंभ से ही सीमा सुरक्षा दल समेत पुलिस बल से कहा गया है कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं के साथ मिलकर जिम्मेवारी संभालें। आधे से अधिक वृद्धि इसी बल के लिए की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यह इसलिए आवश्यक है कि स्वयं राज्य सरकारों ने आंतरिक सुरक्षा और कानून तथा व्यवस्था से संबद्ध कार्यों के लिए मांगे बढ़ा दी हैं। इस समय भी पुलिस बल का अधिकांश भाग उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए सरकारों के अनुरोध पर वहां तैनात हैं। सीआरपी का इस्तेमाल दमन के लिए नहीं किया जाता, उसे जनता के जीवन, निवास और सार्वजनिक संपत्ति के बचाव के लिए लगाया जाता है। सीआरपी को बदनाम करने के कुप्रचार पर मेरा कड़ा विरोध है। मैं जानती हूँ और इससे पहले कई बार मैं सदन में स्वीकार कर चुकी हूँ कि ऐसे मामले हुए हैं जबकि सीआरपी या अन्य बल के सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया है और अपनी सीमा से आगे बढ़कर कार्रवाई की है। लेकिन जब कभी हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया, हमने स्थिति से निपटने की कोशिश की है, परंतु सामान्य आरोपों से जो प्राय विपक्ष के माननीय सदस्य लगाते रहते हैं, स्थिति को संभालने में या किसी समस्या के हल में कोई सहायता नहीं मिलती।